आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया है कि क्रमशः दो पृष्ठों के मध्य स्थैतिक, गतिक और लुटनिक घर्षण गुणांक क्रमशः हमें दिए हुए हैं म्यू एस, म्यू के तथा म्यू आर के रूप में। तब पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सबसे अधिक होगा और इसमें से कौन सा सबसे कम होगा। तो दो पृष्ठ हम इसके लिए ले लेते हैं। तो पहली स्थिति हमें समझनी होगी। एक पृष्ठ हमने एक यहाँ पर एक वस्तु ले ली, वस्तु को एक पृष्ठ पर रखा, एक पृष्ठ जो समतल होकर के खुरदुरा सतह है। ठीक है, तो समतल सतह पर यहाँ पर हमने ले लिया एक समतल सतह और समतल सतह पर रखा हुआ कोई पिंड यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो पिंड या वस्तु के रूप में हम पिंड है मतलब उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान के कारण उसका परिमाण यहाँ पर क्या रहेगा, भार के रूप में नीचे की ओर। W बराबर यहाँ पर क्या होगा, mg के रूप में। m हमें क्या बता रहा है, उस पिंड के लिए उसके द्रव्यमान को बता रहा है। तो द्रव्यमान के कारण जो पृथ्वी के तल पर नीचे की ओर लग रहा है, तो अभिलंब रूप में प्रतिक्रिया मिलेगी, जिसे हम अभिलंब प्रतिक्रिया आर के रूप में प्रस्तुत करेंगे। अब देखिए, ये पिंड है और ये समतल है। हम मान रहे हैं कि पिंड और समतल के बीच यहाँ पर घर्षण होगा। किस प्रकार से, क्योंकि समतल यहाँ पर खुरदुरा है, चिकना सतह न होकर के, जिसमें घर्षण की संभावना होती है। अब हमने क्या किया, इस पे बल को, पिंड को हमने सरकाने का प्रयास किया या चलाने का प्रयास किया उस पर। मतलब एक वस्तु को पिंड पिंड को हमने एक वस्तु रखा और समतल को दूसरा वस्तु यदि कहा, तो एक पिंड को दूसरे पिंड के ऊपर चलाने का प्रयास किया जाता है। तब भी यदि देखिए, चलाने के प्रयास के रूप में हमने बल लगाया, बल का परिमाण प्रारंभिक रूप से शून्य था, अब बल का परिमाण को बढ़ा करके हमने शून्य से अधिक कर दिया। ठीक है, तब क्या होता है, तब भी बल लगाने के पश्चात भी यदि पिंड अपने जगह से नहीं हटती है या पहला पिंड दूसरे पिंड की अपेक्षा गत्यावस्था में नहीं आता है, स्थिति के रूप में होता है बल लगने के बावजूद, तब हम वो स्थिति क्या बोलते हैं, उस स्थिति को हम बोलते हैं स्थैतिक घर्षण। अब ये स्थैतिक घर्षण की प्रकृति होती कहाँ पर है, प्रकृति होती है यहाँ पर पिंड और समतल के मध्य संपर्क तल जो होता है उसके मध्य। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम स्थैतिक घर्षण कहते हैं। स्थैतिक घर्षण कहाँ लगेगा, बल के रूप में विपरीत दिशा पर लगेगा, जिसे F के रूप में हमने प्रस्तुत कर रखा है। ठीक है, तो ये होता है स्थैतिक घर्षण बल। और देखिए, हम ये मानते हैं कि बल का परिमाण लगाने के बाद भी, जहाँ बल का परिमाण शून्य से अधिक था या उसका एक निश्चित परिमाण था, लगाने के बाद भी पिंड यदि समतल पर नहीं सरक पा रही है, तब स्थैतिक घर्षण बल होता है। तो उसके अनुसार जो घर्षण गुणांक होता है, जिसे हम घर्षण बल के अनुसार मापते हैं, तो घर्षण गुणांक म्यू एस से प्रस्तुत किया गया है। इसका परिमाण क्या होगा, इसका परिमाण यहाँ पर बहुत अधिक होगा, बहुत अधिक। ठीक है, तभी तो वह स्थिति है जहाँ पर लगने वाला बल यहाँ पर किसके बराबर है, एफ एस के बराबर होता है। ठीक है, अब हम जैसे जैसे बल के परिमाण को बढ़ाते जाते हैं, तब भी एक स्थिति तक वस्तु अपने स्थान पर स्थिर रहती है और सरकती नहीं है, तो हम उसे बोलते हैं स्थैतिक स्थिति। ठीक है, तो स्थैतिक स्थिति में जो घर्षण बल होता है उसे स्थैतिक घर्षण बल बोला जाता है, जिसका मान बहुत अधिक होता है। अब यदि इसी स्थिति के लिए हम आगे बात करते हैं कि हमने क्या किया, देखिए पहले तो ये घर्षण बल के बराबर था, अब हमने बल के मान को यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ाया। ठीक है, बल के मान को धीरे धीरे बढ़ा दिया, तो धीरे धीरे बढ़ाने पर क्या होता है, अब वस्तु कुछ इस तरह से कि वह सरकने के, जब बल का परिमाण बहुत अधिक होता है, मतलब वो घर्षण बल की अपेक्षा यहाँ पर बहुत अधिक होगा, तब वस्तु वहां पे सरकने का प्रयास करेगी उस समतल पर। तो वह स्थिति क्या कहलाती है, सीमांत संतुलन की स्थिति कहलाती है। सीमांत संतुलन, सीमांत संतुलन की स्थिति मतलब वस्तु पर अब थोड़ा सा भी और बल लगाया जाए तो वह वहां पर से अपनी अवस्था परिवर्तित कर सकती है या अपनी स्थिति परिवर्तित। अब यदि हमने पिंड के लिए उस पर लगने वाले बल को, तो पिंड एक पर जो बल का परिमाण था उसको हमने इतना अधिक बढ़ा दिया कि अब वो किस में आ गई है, अब वो गत्यावस्था में आ गई है। गत्यावस्था मतलब अब संपर्क सतह के मध्य, मतलब समतल और पिंड के मध्य आपेक्षिक गति होती है। आपेक्षिक गति होती है मतलब गत्यावस्था की स्थिति है। अब जो यहाँ पर घर्षण लगता है, कहाँ, संपर्क तलों के मध्य, किसके किसके, पिंड और समतल के मध्य हम कहते हैं। तो जो संपर्क तल के मध्य जो घर्षण लगेगा अब उस घर्षण बल का मान कम होगा। अब गत्यावस्था की स्थिति पर उस घर्षण बल को हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं गतिक घर्षण बल। और गतिक घर्षण बल का परिमाण किससे मिलता है, ये मिलता है गतिक घर्षण गुणांक से, जिसका मान म्यू के रूप में प्रस्तुत होगा। ठीक है, अब म्यू के का मान हम जान रहे हैं कि वो पहले की स्थिति पर, मतलब स्थैतिक घर्षण बल की स्थिति पर उसका मान क्या होगा, उससे कम होगा, ये हमने जान लिया। तीसरा हमें बोला जा रहा है लोटनिक घर्षण गुणांक। तो लोटनिक घर्षण क्या होता है पहले हमें देखो, उसके लिए हमने लिया है समतल, और समतल में एक
यहाँ पर गेंद जैसी वस्तु या बेलन जैसी वस्तु रखी हुई है। चलिए हमने इसे बेलन मान लिया। बेलन मान लिया तो उसका कुछ केंद्र होगा, केंद्र O, जिसके परितः वह घूर्णन कर पाए। इस प्रकार इसे हमने पिंड 1 ले लिया, इसे हमने पिंड 2 ले लिया। तो जब एक पिंड दूसरे पिंड के तल में घुमाया जाता है या घुमाने का प्रयास किया जाता है, तो दोनों संपर्क तलों के मध्य, यहाँ पर ये स्थिति जो हमें दिख रही है, दोनों संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाला जो घर्षण होता है उसे हम बोलते हैं बेलन घर्षण या लोटनी घर्षण। अब क्या होगा यहाँ पर, किसी वस्तु को हम जानते हैं कि उसे सरकाने की अपेक्षा उसे घूर्णन कराना आसान होता है। अब बेलन को यदि हमने घूर्णन के लिए क्या किया, उस पर बल लगाया, तो कम बल के परिमाण पर ही वो बेलन यहाँ पर घूर्णन करने लगती है। और घूर्णन करते हुए बेलन का प्रत्येक जो भाग होता है वो समतल की सतह पर आते जाता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एक तो यहाँ पर बेलन का जो हिस्सा समतल से जुड़ा हुआ है वो परिवर्तित होते रहता है। तो यहाँ पर घर्षण बल का मान क्या हो जाएगा, घर्षण बल का मान यहाँ पर कम रहता होगा। ठीक है, यहाँ पर घर्षण बल के मान को कम रहना होगा, इसलिए वो आसानी से वहाँ पर घूमने लगेगा। तो घूर्णन करते हुए वो आगे बढ़ता है, तो उसे हम बोलते हैं घूर्णी और स्थानांतरी गति। तो इस प्रकार से यदि हम थोड़ा सा भी बल लगाएं तो बेलन के रूप में उसे घुमाना आसान होता है या उसे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना आसान होता है। तो घर्षण बल का मान यहाँ पर कम होता है। घर्षण बल का मान कम होने से घर्षण बल का जो यहाँ पर गुणांक होता है, जिसे म्यू आर के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, उसका मान भी क्या होगा, उसका मान भी कम होगा। अब इस तरह से इनको हम लिखे कि सबसे कम घर्षण गुणांक का मान किसका होगा, तो म्यू आर का मान सबसे कम होगा। उसके बाद घर्षण गुणांक का मान म्यू के रूप में जो हमें गतिक घर्षण गुणांक के मान को बता रहा है, और अंतिम रूप से सबसे ज्यादा घर्षण का मान स्थैतिक स्थिति पर या स्थैतिक घर्षण गुणांक के रूप में हमें प्रस्तुत होगा। यही हमसे पूछा गया था। तो सबसे कम हमारे लिए कौन सा हुआ, लोटनिक घर्षण गुणांक, और सबसे अधिक स्थैतिक घर्षण गुणांक। यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।